हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स। सीए फाइनल ऑडिट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं May 25 स्टडी मटेरियल से, मैं वो सारे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। आज का ये जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, SA 450। ये रहे उसके नोट्स। मैंने एक्सेल शीट भी दिखाई थी कुछ दिन पहले कि क्या क्या चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वो तुम मेरा वीडियो वो वाला देख सकते हो कि टोटल क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। मैं सीरियल ऑर्डर में क्लासेस पुट करते जाऊंगा। जैसे आज की क्लास का नाम है सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट्स 1, ठीक है, चैप्टर 3 SA 450। वैसे ही सीए फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट 2, 3, 4, 5 ऐसे आते जाएगा यूट्यूब पर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कि स्टूडेंट को डाउट है कि सर ये जो नोट्स आप दिखा रहे हो अमेंडमेंट के लिए, सपोज ये SA 450 के नोट्स हैं, आप देख सकते हो 3 पेजेस के हैं, तो सर ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे? तो मैं जो अमेंडमेंट क्लास देते जाऊंगा ना, उस अमेंडमेंट क्लास के वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो वहाँ पे इन नोट्स का लिंक होगा, तो उसको क्लिक करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूँ, तो तुम अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी एक्सेस कर सकते हो। उसमें तकरीबन आई थिंक 15,000 कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो उसमें भी जाओगे तो उसमें तुमको वहाँ पे भी नोट्स मिल जाएंगे। ओके, टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे निकाल लेना। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। SA 450, ये पूरा फुल SA 450 जो है ये नया ऐड किया गया है। मतलब SA 450 के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, SA 450 तो वही था। फाइनल ऑडिट की किताब में पहले SA 450 नहीं होता था, तो इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 3 के अंदर SA 450 के ये 4 पेज के नोट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये SA 450 पूरा 0 से लेके एंड तक मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। ये फुल डिस्कशन हो रहा है 450 का, मतलब इस डिस्कशन से ही तुम्हारा SA 450 100% प्रिपेयर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले नाम पढ़ो। इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। मिस स्टेटमेंट्स को हम लोग एक बार MS बोलेंगे, ठीक है। MS मतलब मिस स्टेटमेंट्स। जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, हमें क्लाइंट के बुक्स में मिस्टेक्स मिलेंगे, मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे। तो जब हमें क्लाइंट के बुक्स में मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो उसका करना क्या है, ये हमें कौन सिखाता है? SA 450। SA 450 में ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑडिटर के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 1, the objective of the auditor is to evaluate, first point, the effect of the identified misstatements on the audit। कि ये जो देखो, आज अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं क्लाइंट का और उसी दौरान मिस स्टेटमेंट्स मिले तो हमको तो डर लगेगा ना। हमने सोचा था कि इस क्लाइंट का रिस्क कम है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा रिस्क है। तो उसका ऑडिट पे सर असर कैसे होता है? ऑडिट पे असर ऐसे होता है कि रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऑडिट करते जाओगे आपको क्लाइंट के मिस स्टेटमेंट्स मिलेंगे, तो आपने जो रॉमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रखा था वो इंक्रीज होगा। रिस्क इंक्रीज होने का मतलब होता है मटेरियलिटी डिक्रीज होना, ठीक है। मटेरियलिटी का कम होना मतलब छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस भी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, चेक करना पड़ेगा। तो रिस्क बढ़ना, मटेरियलिटी का कम होना, दैट इज़ द इफेक्ट। सो जब ऑडिट में हमें मिस स्टेटमेंट्स मिलते हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? रॉमम और मटेरियलिटी पे पड़ता है। 1 नंबर बात। 2 नंबर, मिस स्टेटमेंट्स को लेके करना क्या है, इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है। ये देखो ज़रा, दीज आर 7 स्टेप्स। SA 450 हमें बताता है कि जब आपको मिस स्टेटमेंट्स मिले ड्यूरिंग द ऑडिट तो आपको ये 7 स्टेप प्रोग्राम फॉलो करना, जो डिटेल में है। ये तो डायग्राम है, ये देखो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7 स्टेप्स है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। ओके, तो 7 स्टेप्स में से एक स्टेप होता है कि आपको जितने भी मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं आप एक्यूमुलेट करो, जमा करो और क्लाइंट को दे दो रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। ये प्रॉपर प्रोसेस है, ये कोई चीटिंगबाजी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलतफहमी होती है कि मिस स्टेटमेंट्स अगर मिल गया तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देना चाहिए, क्लाइंट को बताना नहीं चाहिए। क्यों बताया आपने? अरे ये नियम होता है कि मिस स्टेटमेंट्स है तो क्लाइंट को बोल के ठीक कराओ। SA 450 यही बोलता है कि आपको मिस स्टेटमेंट ठीक करवाना पड़ेगा। तो हमने जमा करके क्लाइंट को दिए। अब जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमने क्लाइंट को दिए उसमें से लेट से उन्होंने 70% रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके, 30% उन्होंने मना कर दिया। तो जो 70% क्लाइंट ने रेक्टिफाई कर दिया उसे हम कहते हैं करेक्टेड मिस स्टेटमेंट, मतलब जिन्हें ठीक किया जा चुका है। और 30% जो हमने क्लाइंट को दिए, जो उन्होंने ठीक करने से मना कर दिया, 30% ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, उसको बोलते हैं UCMS, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये देखो इधर डेफिनेशन भी है। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स क्या होता है? वो मिस स्टेटमेंट्स जो आपने एक्यूमुलेट करके क्लाइंट को दिए और उन्होंने ठीक करने से मना कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं
UCMS। देखो, जस्ट रीड द डेफिनेशन। मिस स्टेटमेंट्स, देखो सेम जो वहाँ पे लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मिस स्टेटमेंट्स एक्यूमुलेट हुए आपने क्लाइंट को दिया, उन्होंने ठीक नहीं किया। अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ो, द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स ऑन FS। अगर क्लाइंट ने मेरे द्वारा दिए हुए मिस स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई नहीं किया तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, MMS। इसका मतलब है कि मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि टोटल अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कितनी वैल्यू का है और कहीं उसकी वजह से FS के अंदर MMS मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं आ गया, और अगर आ गया तो आप जानते हो मैं कौन सा ओपिनियन देता हूँ, मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देखो, व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। नंबर 1, जो आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स है उसका मेरे ऑडिट प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा, एंड जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एंड अल्टीमेटली मेरे ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब इन्होंने यहाँ पर मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन बनाया है, ये आप देख सकते हो डेफिनेशन। तो ये जो 4 लाइन का डेफिनेशन है वही मैंने एकदम सिंपल करके तुम लोगों के लिए इक्वेशन बना दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने क्लास में कई बार बोला भी होगा, लिखाया भी होगा। मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू रिपोर्टेड ACPD माइनस रिक्वायर्ड ACPD। ACPD का मतलब होता है, ACPD का मतलब होता है अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ये मैं फुल बताऊंगा, चिंता की बात नहीं, मैं पूरा एकदम जीरो से समझाऊंगा तुमको, चाहे ऑडिट याद हो चाहे नहीं हो। ठीक है, तो पूरा जीरो से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। सर मिस स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ACPD अमाउंट, ये ACPD देख रहे हो, ACPD का ही फुल फॉर्म है ये रहा, अमाउंट। अमाउंट में मिस्टेक तो हम लोग समझते हैं कि गलत अमाउंट डाल दिया गया होगा। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोचो आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह क्लासिफाई कर दिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, तो ये तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन है, ये भी मिस स्टेटमेंट है। P से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS, करेक्ट। तो अगर आपने इंड AS को फॉलो करके ढंग से प्रेजेंट नहीं किया तो दैट इज अगेन अ मिस स्टेटमेंट। एंड लास्ट क्या है ACPD में, D से डिस्क्लोजर। कोई इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जो आपको देना चाहिए था वो आप लोगों ने दिया ही नहीं, लेट्स से कंटिंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज किया ही नहीं, तो ये भी तो मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट 4 होते हैं, ACPD अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अब मिस स्टेटमेंट का जो डेफिनेशन है गौर से देखो आप लोग यहाँ पे, मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू रिपोर्टेड ACPD। रिपोर्टेड मतलब जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है, जो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है वो, माइनस रिक्वायर्ड जो होना चाहिए था एज पर FRF। FRF का मतलब हो गया इंड AS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो रिपोर्टेड ACPD मतलब जो दिखाया गया है, और रिक्वायर्ड मतलब जो दिखाया जाना चाहिए था एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंड AS। तो जो आपने दिखाया माइनस जो दिखाना चाहिए था उसी को हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। यही बात को ये 4 लाइन में खींचा हुआ है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ACPD रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ACPD required to be shown in the financial statements as per financial reporting framework। तो ये डेफिनेशन है। मैं तो बोलूँगा ये इक्वेशन याद कर लो, रिपोर्टेड ACPD माइनस रिक्वायर्ड ACPD, और इसी को पकड़ के खींच के सेंटेंस बना देना अगर ज़रूरत पड़ती है तो, है ना। ये मिस स्टेटमेंट ज़रूरी है बिकॉज ये हम क्लाइंट को देकर ठीक करवाते हैं। अगर आप ठीक नहीं करवाओगे तो MMS और फिर आपको देना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है जो मैं बहुत बार यूज़ करूँगा आज की क्लास में, याद कर लो ABCD। आप एग्जाम में ABCD नहीं लिखना, आप पूरा लिखना। पढ़ाने के लिए शॉर्टकट के लिए मैं लिखा रहा हूं ABCD का फुल फॉर्म। AB अकाउंट बैलेंस मतलब बेसिकली बैलेंस शीट आइटम। C क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब PL आइटम। D डिस्क्लोजर मतलब नोट्स। अक्सर आप जब ऑडिट पढ़ते हो तो उसमें आपको ABCD पूरा फुल फॉर्म मिलता है, सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। आप अक्सर देखोगे ये वाला जो फ्रेज है ना, ये बार बार ऑडिट की पुस्तक में रहता है, और अक्सर इसमें C पहले होता है, फिर AB और फिर D होता है, मतलब कैडबरी जैसा होता है। ठीक है, कि पहले क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोलेंगे, फिर अकाउंट बैलेंस बोलेंगे, फिर डिस्क्लोजर बोलेंगे। तो इसी को मैंने एक बार शॉर्ट करके लिख दिया ABCD, तो वही लिखा हुआ रहेगा। ABCD बोलने का मतलब सोचो एन आइटम ऑफ FS। ABCD का मतलब क्या, एन आइटम ऑफ FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम। ठीक है,
लिखते वक्त एग्जाम में पूरा लिखना, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर, पढ़ते हो सोचना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम। अब यहाँ से चालू करते हैं। सर वी कैन सी देयर आर 7 स्टेप्स, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेप्स का एक डायग्राम है जो बताता है कि एज एंड व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द क्लाइंट एंड वी आर गेटिंग मिस स्टेटमेंट्स, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। तो अगर एकदम समरी में जानना है, एकदम समरी में, तो ये रहा सर आपके सामने डायग्राम, आप समरी के सातों स्टेप याद कर लो। और अगर यही डिटेल में जानना है तो ये रहा नीचे, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं तो दोनों बता दूंगा, समरी भी और डिटेल भी। बाकी मतलब स्टूडेंट का अपना चॉइस है, वो क्या पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ना चाहता है। इधर नंबर 1 एक बार पहले रफ में बता देता हूँ, फिर फेयर में जाएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। स्टेप नंबर 1, जितने भी मिस स्टेटमेंट्स आपको मिलते जाएं उनको आप एक्यूमुलेट करो, जमा करो, क्योंकि एक एक मिस स्टेटमेंट जाके क्लाइंट को मत दो, सब इकट्ठा करो, एक सर्टेन अमाउंट हो जाए फिर क्लाइंट को दो जाके। ठीक है, मिस स्टेटमेंट्स देने का मतलब है कि उनके अकाउंट्स में ये गलतियां हैं और वो लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके उसको ठीक करेंगे। ओके, तो स्टेप नंबर 1 आप एक्यूमुलेट कर लो पहले। स्टेप नंबर 2, अब इतने सारे जो आप अभी तक आपने क्लाइंट को दिया नहीं, आपने एक्यूमुलेट कर लिया। अब आपको जैसे जैसे ये एक्यूमुलेटेड मिस स्टेटमेंट बढ़ते जाएगा, आपका डर बढ़ते जाएगा, रॉमम इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर आपकी उम्मीद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिस स्टेटमेंट्स है तो इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है, इसका मतलब मटेरियलिटी कम होगी। मटेरियलिटी कम होना मतलब डेंजर, मतलब हमें छोटे से छोटे अमाउंट भी चेक करने पड़ेंगे। एंड एज अ रिजल्ट आपको अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 यही बोलता है, कंसिडरेशन ऑफ द ग्रीन बॉक्स पढ़ो जहां मेरा हाथ है, कंसिडरेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। मतलब ये जितने भी मिस स्टेटमेंट बढ़ रहे हैं इसका मेरे ऑडिट पे क्या असर पड़ेगा, रॉमम बढ़ गया, मटेरियलिटी कम हो गया, हो सकता है मुझे स्ट्रैटेजी या प्लान चेंज करना पड़े। नंबर 3, फाइनली अब मैं ये सारे मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को दे दूंगा, उनको कम्युनिकेट करूंगा, बोलूंगा प्लीज इसको करेक्ट कर दो, मतलब रेक्टिफाई कर दो, कम्युनिकेशन एंड करेक्शन, ये मैनेजमेंट को देंगे। नंबर 4, अच्छा मैनेजमेंट जो मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देता है, ठीक कर देता है, वो तो सही है सर, अब वो हट गया करेक्टेड मिस स्टेटमेंट। जिसको मैनेजमेंट करने से मना कर देता है उसको हम कहते हैं UCMS, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो अब स्टेप नंबर 4 है कि मैनेजमेंट तो मना कर दिया कि ये अनकरेक्टेड है, हम ये ठीक नहीं करेंगे, तो ये अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बैलेंस शीट PL के अंदर जाएगा शेयरहोल्डर्स के पास। तो आपको देखना है कि इनकी वैल्यू कितनी है, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ UCMS। अगर ये बहुत बड़े अमाउंट का है तब हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, और अगर ये छोटे अमाउंट का है तो हम क्लीन ओपिनियन दे सकते हैं। इवैल्यूएट द इफेक्ट कि UCMS कितने अमाउंट का है। फिर आप एक और आखिरी कोशिश करो, इनको बोलो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको बोलो कि वो ठीक करा दे, उनको भी एक धमकी दे दो कि भी देखो आप ठीक करा दो नहीं तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा लास्ट। तो उनको एक बार बोल दो, बता दो, ठीक है। फिर वो भी नहीं करवा सके मान लो, तो अब आप लोग क्लाइंट से लिखवा के ले लो रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580। स्टेप नंबर 6, कि आप रिटन रिप्रेजेंटेशन क्लाइंट से लिखवा के ले लो कि उनकी नज़रों में UCMS इज नॉट मटीरियल। उनसे लिखवा के ले लो कि UCMS का लिस्ट अटैच कर दो और उनसे लिखवा के ले लो कि उनकी नज़रों में ये मटेरियल नहीं है, इससे उन्होंने रेक्टिफाई करने से मना कर दिया, ताकि कल को हमें जब नाफरा पकड़ेगा आके तो हम बोल सके जी हमने तो बताया था, इनने मना कर दिया, देखिए इनका साइन किया हुआ रिटन रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट, मैं भी अपने ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करूंगा, मैं भी वहाँ पे पूरा मेंटेन करूंगा अच्छे से, ऑल द मिस स्टेटमेंट्स दैट आई कम्युनिकेटेड टू देम, दोज विच आर करेक्टेड एंड दोज विच आर अनकरेक्टेड। फिर यहाँ पर एक नया वर्ड आने वाला है, स्टेप नंबर 1 में मैं पढ़ा दूंगा, CTT, ठीक है, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। क्लास के अंदर पढ़ाते वक्त मैंने आप लोग को बताया भी होगा कि मटेरियलिटी 3 टाइप्स की होती है। ओके, मैंने तुम लोग को इंस्टीट्यूट की बुक भी दिखाई थी, मैं एक बार फिर दिखा दूंगा, ठीक है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर बता दूंगा। 3 तरह की मटेरियलिटी होती है, M मतलब मटेरियलिटी, PM मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। इन दोनों के बारे में डिस्कशन होता है ऐसे 320 में।
एक और मटेरियलिटी होती है CTT, इसके बारे में डिस्कशन होता है ऐसे 450 में। तो 450 पहले तो फाइनल में नहीं था, अभी इन्होंने डाल दिया अमेंडमेंट, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब अपने को CTT सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज में सिखाऊंगा स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग आई वांट टू शो यू दिस वर्ड। ये आप देखो, ये ICAI की किताब है, ऑडिट वर्क पेपर टेम्पलेट्स। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी दिखाया था। ओके, इसके अंदर आपको खुद दिखाऊंगा कि मटेरियलिटी के अंदर CTT है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ये इंस्टीट्यूट की किताब है मटेरियलिटी, पेज नंबर 36। मैंने एक बैच में भी दिखाया था, अभी एक बार फिर दिखा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को वो टेंशन में भूल भी जाते हैं बहुत कुछ, तो मैं याद दिला रहा हूँ। ये देखो, वर्क पेपर ऑन मटेरियलिटी, जस्ट लुक एट दिस, ओवरऑल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और ये देखो नाम CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो खुद इंस्टीट्यूट ने उसको एक नाम दे रखा है, हम लोग वही नाम यूज करेंगे, CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। अब ये क्या होता है सर बताओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में ऊपर यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में लिख लो CTT, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट। इन्होंने बोला कि ऑडिटर एक CTT कैलकुलेट कर लेगा। CTT इतना छोटा अमाउंट है कि इस अमाउंट के नीचे जितने भी मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम क्लाइंट को रेक्टिफाई करने के लिए देंगे भी नहीं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कि मैं एक बड़े कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ जहाँ मटेरियलिटी है 1 करोड़ रुपया, लेट्स से, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जहाँ लेट्स से कि मटेरियलिटी का फिगर है ₹1 CR, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज ऑलवेज लेस देन मटेरियलिटी, लेट्स से ₹75 lakhs। और ये CTT है ना सर, ये बहुत कम होता है, ये मटेरियलिटी का 5% से भी कम होता है, ₹5 lakhs, एकदम 5 लाख रुपया बस। तो CTT का मतलब है कि जो भी हमें मिस स्टेटमेंट्स मिले जो एकदम इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट मिलाकर 5 लाख के नीचे हैं, उनको आप इग्नोर कर दो। क्लियरली ट्रिवियल मतलब इसको हम मिस स्टेटमेंट मानते ही नहीं, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आओ पढ़ते हैं इधर। पॉइंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, एक्यूमुलेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करो। तो पहली बात क्या है, ये कि सारे मिस स्टेटमेंट्स जो भी आपको मिलते जाए ड्यूरिंग द ऑडिट वो आप जमा करो, अदर देन दोज मिस स्टेटमेंट्स दैट आर क्लियरली ट्रिवियल। जो एकदम ही मामूली वाले मिस स्टेटमेंट जो CTT के नीचे हैं, 100 रुपये का मिस स्टेटमेंट, 500 रुपये का मिस स्टेटमेंट, वो आप इग्नोर करो, वो एक्यूमुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 2, द ऑडिटर में डेजिग्नेट एन अमाउंट। कौन सा अमाउंट, यही वाला सर। ओके, द ऑडिटर में डेजिग्नेट एन अमाउंट, दैट इज CTT कैलकुलेट कर लेगा कि इसके नीचे जितने भी मिस स्टेटमेंट्स है वो हम ट्रिवियल मानेंगे और उनको कुछ नहीं करेंगे। द ऑडिटर में डेजिग्नेट एन अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स वुड बी क्लियरली ट्रिवियल एंड वुड नॉट नीड टू बी एक्यूमुलेटेड। मतलब आप इसको जमा भी नहीं करोगे, क्लाइंट को दोगे भी नहीं ठीक करने के लिए, बिकॉज ये एकदम ही ट्रिवियल है। फॉर द फर्स्ट टाइम ICAI ने समझाया कि क्लियरली ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। ये ब्लू बॉक्स में जो ज्ञान है ब्यूटीफुल है। इन्होंने बताया क्लियरली ट्रिवियल का मतलब नॉट मटेरियल नहीं है। क्लियरली ट्रिवियल नॉट मटेरियल से भी बहुत नीचे है, बहुत नीचे। जैसे अगर मान लो क्लाइंट, मैंने मटेरियलिटी कैलकुलेट किया 1 करोड़ रुपया, अगर क्लाइंट के टोटल मिस स्टेटमेंट्स मान लो सॉल्व हो के आते हैं 50 लाख रुपीस, तो 50 लाख रुपीस मटेरियलिटी 1 करोड़ के तो नीचे ही है। तो बोला वो नहीं, मतलब क्लियरली ट्रिवियल का मतलब ये मत सोचो जो मटेरियल नहीं है। डोंट थिंक ट्रिवियल एज ऑपोजिट ऑफ मटेरियल। ट्रिवियल मीन्स इतना तुच्छ है कि उसको हम ठीक भी नहीं करेंगे, रेक्टिफाई भी नहीं करेंगे। मतलब ये मटेरियलिटी से बहुत नीचे होता है। देखो आप, मटेरियलिटी 1 करोड़ है और CTT 5 लाख है। ब्लू बॉक्स पढ़ना, क्लियरली ट्रिवियल इज नॉट अनदर एक्सप्रेशन फॉर नॉट मटेरियल। कि ये इसको वही समझो कि जो मटेरियल नहीं वो ट्रिवियल, ऐसा नहीं है। क्लियरली ट्रिवियल
मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम लोग रेड कलर पढ़ सकते हो, रेड कलर पढ़ो ना। क्लियरली ट्रिवियल बी अ होलली डिफरेंट स्मॉलर मैग्नीट्यूड दैन मटेरियलिटी, जो मटेरियलिटी से बहुत नीचे होता है। आपने मटेरियलिटी 320 में कैलकुलेट की थी, क्लियरली ट्रिवियल 450 में कैलकुलेट होता है। तो ये देखो क्या सुंदर रेड कलर का लाइन लिखा हुआ है, क्लियरली ट्रिवियल विल बी अ होलली डिफरेंट स्मॉलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैन मटेरियलिटी। और वो इतना इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको ठीक करने की, रेक्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब क्लियरली ट्रिवियल में ही एक छोटी सी बात याद रखेंगे जो एमसीक्यू में आ सकती है। अगर कोई अनसर्टेनिटी है, अगर आपको अनसर्टेन लग रहा है कि यार ये आइटम को मैं क्लियरली ट्रिवियल मानूं कि नहीं मानूं, द वेरी थॉट कि आपको डाउट हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो ट्रिवियल नहीं है, तो उसको आप ट्रिवियल नहीं मानोगे। आई रिपीट, when there is an uncertainty regarding one or more items are trivial or not, the very thought that you are uncertain and you are having a doubt means कि वो trivial नहीं है। trivial ऐसा होता है ना जो सुनते ही आदमी बोलता है इग्नोर मारो ये बेकार है, तो वो अगर आपको डाउट हो रहा है इसका मतलब वो trivial कहलाने लायक नहीं है, तो उसको आप trivial नहीं मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड 450 मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर है, इसीलिए स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट। तो ये इंस्टीट्यूट ने बोला है, ये भी आईसीए का है सर, और ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर भी है। द 3 टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर, ये याद कर लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, FJP। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट मतलब जो दिख रहा है कि हाँ ये गलत है, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट अबाउट द मिस स्टेटमेंट। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट वो वाले मिस स्टेटमेंट होते हैं जहां पर हम मैनेजमेंट के जजमेंट को चैलेंज करते हैं। मैनेजमेंट अपना जजमेंट 2 जगह लगाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट अपना जजमेंट 2 जगह लगाता है, APAE, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो आप बेसिकली मैनेजमेंट के जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने ये जो पॉलिसी एस्टिमेट लगाया ना सही नहीं है। ज़्यादातर मैं आपको बोलूँ तो UCMS इसी में आता है। देखो सर, फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट आप क्लाइंट को दोगे ना ठीक करने, वो करेक्ट कर देगा पक्का, क्योंकि वो तो उसको मुंह पे दिख रहा है कि 5 लाख के बदले 6 लाख किया हुआ है तो ठीक करना है। लेकिन ना जहाँ जजमेंट वाली बात होती है ना कि हम मैनेजमेंट के जजमेंट पे उंगली उठा रहे हैं कि बॉस तुम लोगों ने एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट नहीं किया या रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं बनाया, तो वो अपने जजमेंट को लेके जिद पे अड़ जाएगा कि नहीं हमारा जजमेंट सही है, और वो ठीक करना नहीं चाहेगा। यहीं से पैदा होता है UCMS, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मैक्सिमम यही वाले केस होते हैं, जजमेंटल। तीसरा होता है सर प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आपको पता होगा कि सैम्पलिंग का जो स्टैंडर्ड है वो है 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग हमें सिखाता है कि सैंपल में जब मिस स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं ना, सैंपल के अंदर मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो आप उन मिस स्टेटमेंट्स का नेचर एंड कॉज स्टडी करके पॉपुलेशन के मिस स्टेटमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हो। तो जब आप सैंपल के मिस स्टेटमेंट के बेसिस पे पॉपुलेशन के अंदर मिस स्टेटमेंट ढूंढते हो ना, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इट इज द बेस्ट एस्टिमेट of the misstatement in the entire population which the auditor has computed on the basis of samples। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा यहाँ पे मैं 2 मिनट रुक के थोड़ा बोलना चाहूँगा। प्लीज़ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट में ना एक गलत इंटरप्रिटेशन मत करना। जैसे क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट्स से कि सैम्पल साइज जो है ना आपका वो है ₹5 करोड़ का और पॉपुलेशन साइज है 50 CR का। तो आपने जब सैंपल 5 करोड़ रुपीस के इन्वॉइसेस को चेक किया तो उसमें मान लीजिए आपको 10 लाख का मिस्टेक मिला। तो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 5 करोड़ में 10 लाख है तो 50 करोड़ में 100 लाख होगा, यूनिटरी मेथड। भाई नहीं, यूनिटरी मेथड वाला प्रोजेक्शन नहीं चलेगा कि 5 करोड़ रुपीस में 10 लाख है तो 50 करोड़ रुपीस में 100 लाख होगा, ऐसे नहीं होता। मिस स्टेटमेंट आपको ढूंढ के बताने पड़ते हैं पॉपुलेशन में कि कहाँ है। आप ऐसे हवा में नहीं बोल सकते कि इसमें इतना है तो उसमें तो इतना होगा। अरे तो उतना होगा तो वो क्लाइंट को देके ठीक भी तो कराना पड़ेगा, रेक्टिफाई भी तो कराना पड़ेगा। तो क्लाइंट तो पूछेगा ना कि कहाँ है दिखाओ, तभी तो मैं रेक्टिफाई करूंगा। ऐसे रेक्टिफिकेशन का क्या रैंडम एंट्री होगा क्या? मिस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू फलाना डेबिट नहीं, इट हैज टू बी अ परफेक्ट रेक्टिफिकेशन कि कहाँ मिस स्टेटमेंट है बोलिए, उस एंट्री को हम ठीक कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे।
तो कई जन प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का गलत मतलब सोचेंगे, वो सोचेंगे कि 5 करोड़ में 10 लाख तो 50 करोड़ में 100 लाख। ऐसा नहीं होता। 5 करोड़ में जो 10 लाख का मिस स्टेटमेंट आपको मिलता है ना, आपको एज पर ऐसे 530 उन मिस स्टेटमेंट्स का पूरा नेचर एंड कॉज स्टडी करना पड़ता है। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की वजह से है कि एरर की वजह से है। कॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट आपको पक्का पता चलेगा कि जितने भी मिस स्टेटमेंट्स आपने सैंपल में ढूंढे हैं, उन मिस स्टेटमेंट्स का कोई तो कारण है जो कॉमन फीचर है। सपोज मान लो हमें जो 10 लाख रुपए के मिस स्टेटमेंट मिले हैं, वो 10 लाख रुपए वाले जितने भी इनवॉइसेज है सितंबर महीने के थे। तो इसका मतलब है कि सितंबर महीने में क्लाइंट का जो रेगुलर अकाउंटेंट एम्प्लॉय है वो चेंज हुआ होगा, कोई दूसरा आया होगा, तभी सारे इनवॉइसेस गड़बड़ हुए हैं सितंबर के। तो इसका मतलब है अब मुझे समझ में आ गया कि मिस स्टेटमेंट का कारण है सितंबर मंथ वाले इनवॉइसेस। तो मैं पॉपुलेशन में सितंबर मंथ के जितने इनवॉइसेस सब चेक करूंगा टू फाइंड आउट द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक फिगर विच यू कैलकुलेट और बाय एनालाइजिंग द नेचर एंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इन द सैंपल। तो उससे आपको एक बेस्ट एस्टिमेट मिलता है। ठीक है, ये 10 लाख का 100 लाख नहीं होगा। अब सपोज मान लो कि 5 लाख में से आपको 10 लाख का मिस स्टेटमेंट मिला, आपने देखा कि वो सितंबर के इनवॉइसेस है, तो आपने उसको सितंबर के सारे इनवॉइसेस चेक करने चालू कर दिए। सितंबर के सारे इनवॉइसेस आपने चेक किए तो पता चलता है सितंबर के सारे इनवॉइसेस में मिलाकर 20 लाख का ही मिस स्टेटमेंट था, सिर्फ 20 लाख का, जिसमें से 10 लाख तो आपके सैंपल में आ ही गया और 10 लाख एक्स्ट्रा। तो यानी सैंपल में 10 लाख है तो पॉपुलेशन में 20 लाख ही हुआ, 100 लाख नहीं हुआ। दैट इज अ बेस्ट एस्टिमेट। हो और भी हो सकते हैं। एस्टिमेट का मतलब ये है ना, बेस्ट एस्टिमेट का, कि भाई हमने तो अपने सैंपल के मिस स्टेटमेंट के आधार पे पॉपुलेशन में ढूंढ लिया, पर परफेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि बस इतना ही होगा, और भी हो सकता है पॉपुलेशन में। दैट इज वाई जो आपने सॉल्व करके निकाला है उसको हम बेस्ट एस्टिमेट बोल रहे हैं। सो बेस्ट एस्टिमेट डज नॉट मीन दैट यू हैव यूनिटरी मेथड लगा के जो कैलकुलेट किया 100 लाख, वो नहीं, मतलब आपने मेहनत करके जो ढूंढ के पॉपुलेशन में निकाला है वो है बेस्ट एस्टिमेट। तो इनको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखो सर एक बात समझो, क्लाइंट जो है ना वो फैक्चुअल और प्रोजेक्टेड जो आप एक्चुअल में ढूंढ के निकालोगे उसको तो ठीक कर देगा, पर जजमेंटल मिस स्टेटमेंट में बहस होगी। वो बोलेंगे हमारे हिसाब से हमारी पॉलिसी एस्टिमेट सही है, आप अपना जानो। तो यही ज़्यादातर होता है अनकरेक्टेड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या लिंक है, कैसे हो रहा है वर्क। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या है, क्यों हमें टाइप्स ऑफ एमएमएस पढ़ाया, बिकॉज इसी से हमको समझ में आता है कि कौन सा क्लाइंट करेक्ट करता है और कौन सा अनकरेक्ट करता है, नहीं मना कर देता है। स्टेप नंबर 2 बेसिकली ये है कि अभी आप क्लाइंट को बाद में देना ठीक करने, पहले आपको पता चला मिस स्टेटमेंट्स है, तो इससे आपके ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी पे असर पड़ेगा। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान नीड्स टू बी रिवाइज्ड। यानी कि सर हम बात कर रहे हैं अबाउट चेंज ऑफ ऑडिट प्लान, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी की। ठीक है, आप देखो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस। ये जुमला याद कर लो, नेचर ऑफ द मिस, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जुमला याद कर लो, ये स्टैंडर्ड में 2 बार आएगा, इस पेज में भी और अगले पेज में भी आएगा। नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस। जब भी दिमाग में आए लिखा हुआ नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर 2 ही होता है। ये सबको आता है, सबको पता है। एज पर ऐसे 200 हम लोग जानते हैं सबको ही कि मिस स्टेटमेंट्स के 2 ही कारण हो सकते हैं, फ्रॉड या एरर। तो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट मतलब फ्रॉड है कि एरर है। देखो एरर है तो मेरे को टेंशन उतनी नहीं है, फ्रॉड है तो मुझे टेंशन है। नेचर के अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ऑकरेंस। जिन हालात के अंदर मुझे वो मिस स्टेटमेंट पाया गया है उससे लग रहा है कि शायद ये फ्रॉड का इशारा है, तब तो डेफिनेटली रिस्क बहुत बढ़ जाएगा और मुझे प्लान स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, द नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड द सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस इंडिकेट कि शायद और भी मिस स्टेटमेंट्स होंगे अंदर जिनको ढूंढने की जरूरत है। इंडिकेट दैट अदर मिस स्टेटमेंट्स मे एग्जिस्ट दैट कुड बी मटीरियल। अब अगर मान लो जो मिस स्टेटमेंट मुझे मिले उसको चेक करके मुझे लगता है भाई ये तो फ्रॉड है, तो इसका मतलब अंदर और भी एमएमएस होंगे जो मुझे ढूंढने की ज़रूरत है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, मुझे ये भी देखना है कि मैंने जितने मिस स्टेटमेंट ढूंढे हैं ना सारे के सारे एग्रीगेट, अगर वो मटेरियलिटी की तरफ जा रहे हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरा मटेरियलिटी है ₹1 करोड़, ठीक है,
और मैंने जितने मिस स्टेटमेंट्स अभी तक इकट्ठा किए हैं, जमा किए हैं, वो ऑलरेडी 80 लाख रुपीस के हो चुके हैं। मतलब मैंने तो सोचा था मटेरियलिटी 1 करोड़ है, इतना मिस स्टेटमेंट मिलना ही नहीं चाहिए, और अब तक मुझे ऑलरेडी 80 लाख का मिल गया है, तो इसका मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। आई नीड टू चेंज माई प्लान एंड स्ट्रैटेजी। सो अब थोड़ा सा इसको याद करेंगे हम लोग। ओके, व्हेन डज द ऑडिटर कंसिडर चेंजिंग द स्ट्रैटेजी एंड प्लान? पॉइंट नंबर 1, when based on the nature of the misstatement and circumstance of their occurrence, it indicates that other misstatements which are material could exist. And number 2, the aggregate misstatements are approaching materiality. So in these two cases, risk is very high and I will have to change my audit plan and audit strategy. ये हो गया एक डिस्कशन। अब एक ब्लू बॉक्स आ रहा है, ये एक अलग ही होल्ड टुगेदर अलग डिस्कशन है। ये बात भी जो मैं ब्लू बॉक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये भी ऐसे 530 में है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सैम्पल टेस्टिंग करते हैं तो हमें अति ज़्यादा मिसस्टेटमेंट मिलता है, अति ज़्यादा, और हमें लगता है यार इस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल की बैंड बजी हुई, इतना सारा मिसस्टेटमेंट है, छोटा मोटा नहीं बहुत सारा है। तब उस केस में हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम सैम्पल टेस्टिंग टू पॉपुलेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब आप समझो एक सीए ऑडिटर के लिए स्वयं संभव नहीं है कि वो पॉपुलेशन टेस्टिंग करें, तो हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि भाई आप लोग के तो मैंने चेक किया सैंपल में बहुत मिसस्टेटमेंट है, आप अपना सारा इनवॉइस पॉपुलेशन निकलवाओ और चेक कराओ। तो मैनेजमेंट हमारे कहने पे पूरे पॉपुलेशन को चेक करता है, एमएमएस निकालता है और फिर रेक्टिफाई करके ठीक भी कर देता है। अब मैनेजमेंट ने हमारे कहने पे अपनी तरफ से सारे पॉपुलेशन को टेस्ट करके एमएमएस ढूंढ के रेक्टिफाई भी कर दिया, तो हम भी तो एक बार अपनी तरफ से कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करेंगे ना कि उन्होंने ठीक से ये काम किया कि नहीं किया। यही लिखा है, ब्लू बॉक्स पढ़ो। इफ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट, हमने ही बोला है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट हैज एग्जामिन्ड ABCD, जैसे हमने बोला सेल्स चेक करिए, सेल्स में भयंकर है, तो मैनेजमेंट ने पूरा सेल्स चेक किया और उसमें जो जो मिसस्टेटमेंट मिले ठीक कर दिया। तो हम भरोसा तो कर नहीं सकते ना, हमें तो चेक तो करना ही पड़ेगा। द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू सी कि मैनेजमेंट ने वास्तव में सब अच्छे तरह से ठीक किया कि नहीं किया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन टेस्टिंग बाय मैनेजमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर। और ऑडिटर ऐसा रिक्वेस्ट कब करता है? जब सर सैंपल्स में उसको उम्मीद से ज़्यादा एमएमएस मिलता है, तो उसको लगता है कि कोई कॉमन फीचर भी नहीं है, बहुत ख़राब है हालत, तब वो मैनेजमेंट को बोल के पॉपुलेशन टेस्टिंग करवाता है। तो मैनेजमेंट हमारे कहने पे कर तो देता है, पर हमें भी तो एक बार उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ भाई ठीक किया कि नहीं किया। ओके, यहाँ तक हमारा सबसे मेन एक 50% हो चुका। स्टेप 1 स्टेप 2 में 50% काम हो चुका। स्टेप 1 था एस्टैब्लिश अ CTT below which the misstatements are ignored and not accumulated, and types of the misstatement. Step 2 में whether you need to change your audit plan and strategy because आपको लगता है the nature of the misstatement and the circumstance of their occurrence indicate that other MMS may exist, या फिर the aggregate of the identified misstatements approaching materiality. अब यहाँ से बैलेंस 50% है जो छोटा है, इजी है। स्टेप नंबर 3, आपको मिल गया ना मिसस्टेटमेंट, अब आप एक जमा करो। ऐसा नहीं कि सारे मिसस्टेटमेंट एक साथ जमा करने इंस्टॉलमेंट में, तो जैसे हमने कुछ मिसस्टेटमेंट्स जमा कर लिए, अब आप क्लाइंट को, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो और रिक्वेस्ट करो प्लीज ठीक कर दो। तो 2 काम करना है। नंबर 1, कम्युनिकेट टू देम ऑन अ टाइमली बेसिस। नंबर 2, रिक्वेस्ट कि प्लीज करेक्ट कर दो, रेक्टिफाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम चालू, उनने मना कर दिया, उन्होंने होलली या पार्टली मना कर दिया। होलली मना मतलब उन्होंने बोला एक भी ठीक नहीं करेंगे, पार्टली मतलब कुछ ठीक करेंगे कुछ नहीं ठीक करेंगे। तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग को 2 काम करना है। नंबर 1, जब भी मैनेजमेंट कोई चीज़ के लिए मना करता है ना, आप पाओगे कि थ्रू आउट द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब भी मैनेजमेंट कोई चीज़ के लिए मना करता है ना, तो हमारा पहला काम होता है अंडरस्टैंड देयर रीजंस, कि उनके रीजंस क्या हैं, देखो। एंड नंबर 2, अब मुझे ये तो UCMS है, अगर वो ठीक नहीं करे तो क्या कहलाएगा? UCMS अनकरेक्टेड। तो वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर सो मटीरियल कि द FS इज नॉट फ्री फ्रॉम MMS एंड आई विल हैव टू गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ऑडिटर का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? इवैल्यूएट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वही है, इवैल्यूएट वेदर द FS एज अ होल इज फ्री फ्रॉम MMS और नॉट, एंड इफ नॉट मतलब UCMS काफी मटीरियल है, तब आप दे दोगे मॉडिफाइड ओपिनियन।
स्टेप नंबर 4, वही बात जो भी मैंने बोला फिर से रिपीट, इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। चेक करो कि कहीं मटेरियलिटी रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या, बिकॉज जब रिस्क ज़्यादा होता है ना तो मटेरियलिटी और कम हो जाता है। मटेरियलिटी कम होने का मतलब है कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस भी अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो रीअसेस द मटेरियलिटी, कैलकुलेट करो वापस से कि लोअर करना है कि नहीं। एंड अब आपको यूसीएमएस चेक करना है बेस्ड ऑन द अगेन नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस। यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, साइज। बेस्ड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट, की फ्रॉड है, एरर है, कितने अमाउंट का है, एंड द सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस डिसाइड करो। एंड नंबर 2, प्रायर पीरियड के भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं जो आपने क्लाइंट को बताए थे, वो अभी तक ठीक हुए कि नहीं हुए वो भी देखो। द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड्स ऑन द पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेज एक्सेट्रा एंड द एफएस एज अ होल। ठीक है, ये जुमला देखो 2 बार है, ABCD एंड एफएस एज अ होल, ABCD एंड एफएस एज अ होल, ये 3-4 बार आएगा। मतलब पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्क्लोजर और ओवरऑल एफएस। ओके, तो इन्होंने बोला कि वी हैव टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। तो हमको देखना है कि ये जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ सच मिस स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द साइज ऑफ सच मिस स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द सर्कमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस। उससे हमको पता चल जाएगा कि ये कितना मटेरियल है या नहीं है। मतलब बेसिकली आप इवैल्यूएट करना चाहते हो वेदर यूसीएमएस इज अप्रोचिंग मटेरियलिटी और नॉट। तो अगर मटेरियलिटी अप्रोच कर रहा है तब तो हमें देना पड़ेगा मॉडिफाइड ओपिनियन। एक बार आखिरी कोशिश मॉडिफाइड ओपिनियन के पहले टीसीडब्ल्यूजी को बोल के देखो। तो हम लोग टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे, पूरा लिस्ट ऑफ यूसीएमएस देंगे और बोलेंगे कि देखिए इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत इफेक्ट है, इट इज एमएमएस, इट इज एमएमएस एंड प्लीज इसको ठीक कराओ, नहीं तो हम लोग दे देंगे मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेट करो उनको, बोलो कि भाई ये मटेरियल है, ठीक कराओ, नहीं तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। एंड सेकंड, रिक्वेस्ट करो कि ठीक करवा दे। ओके, आपने प्रायर पीरियड के भी जो यूसीएमएस थे वो अभी तक ठीक नहीं हुए, तो वो भी आप यहाँ पे इनको कम्युनिकेट करोगे। तो प्रायर पीरियड वाले भी कम्युनिकेट कर दो। अब तो लास्ट में आ चुके हैं सर, स्टेप नंबर 6, जितने भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स उसकी एक लिस्ट बनाओ। रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला जो ऐसे 580 में रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है ना, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसके साथ अटैच करो। मैनेजमेंट से लिखवाओ कि उनकी नज़रों में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटीरियल नहीं है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न। इससे क्या होता है, कल को नाफरा हमारी इन्वेस्टिगेशन करे तो हम तो दिखा पाए ना कि हमने अपना काम किया है। तो सबसे पहले आप उनसे लिखवा के लो कि उनके हिसाब से यूसीएमएस मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, और ये लिस्ट अटैच कर दो रिटन रिप्रेजेंटेशन के साथ। लास्ट आप डॉक्यूमेंटेशन करो। डॉक्यूमेंट आपको 3 चीज़ करनी है। सीटीटी, आपने क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किया होगा, वो डॉक्यूमेंट करो। नंबर 2, जितने भी मिस स्टेटमेंट्स आपको मिले हैं वो सब। एंड लास्ट, यूसीएमएस कितने थे और अल्टीमेटली वो एमएमएस थे या एमएमएस नहीं थे। ठीक है, मेक अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट। तो तुमने देखा, ये था, दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन। ऐसे 450 कंप्लीट होता है। ये लेक्चर कुछ हाफ एन आवर का है एंड हाफ एन आवर में तुम देख सकते हो आराम से तुमने ये पूरा इतना अच्छा स्टैंडर्ड 450 सीख लिया। ठीक है, ये मैं बोलूँगा कि ये जो ऐसे 450 तुमने अभी ये सीखा है ना, इसको प्लीज़ बार बार सुनते रहना। ये जो अमेंडमेंट है 450 का, ये तो मैं पूरा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे तो वो इट इज़ देयर फॉर पोस्टेरिटी। तो तुम जब कभी भी खाली हो तो ठीक है, एक बार वापस से निकाल के सुन लो, क्योंकि ये सब चीज़ें अंदर याद होने में टाइम लगती है। तुम जब मेरी आवाज़ में बार बार सुनोगे ना कॉन्सेप्ट्स को, वो बहुत डीपली तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड लैंग्वेज भी तुमको एकदम ईजी लगने लगेगी। इससे तुम्हारे ओवरऑल ऑडिट का जो लैंग्वेज का लेवल है वो ऊपर उठेगा। ठीक है,
अमेंडमेंट है ये, ऐड हुआ है नया पूरा का पूरा 450। तो आज ये डिस्कस हो गया, अगले अमेंडमेंट लेक्चर में फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।